मैम मुझे 2-3 डाउट्स पूछने थे, अभी पूछ लूँ क्या? हाँ, पूछना। मैम आपने जो एक ट्यूटर में क्वेश्चन ट्राई करने को दिया था कि एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट था 2 एलिमेंट्स का। हाँ। तो मैम उसका ऑर्थोगोनल सेट निकालना था। एम हाँ। एम यस मैम। तो मैम वो जैसे हम कर रहे हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि वो 0-0 ही आएगा। अच्छा। मैम लेकिन ना मतलब अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है वो। ठीक है, फिर लाइक ट्यूट में ही करें क्वेश्चन को? यस मैम। ठीक है, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर उस क्वेश्चन को ही ट्यूट में। ओके मैम। ठीक। और कोई डाउट है? एंड मैम हमने जैसे इस वाले सेक्शन में सेक्शन 4.4 में ऊपर एडजॉइंट डिफाइन किया है, हम्म। तो मैम ये तो पता चल गया क्योंकि वहाँ पर हम हिल्बर्ट पहले हमने जो किया था वो सिर्फ हिल्बर्ट स्पेसेस के लिए किया था, यहाँ पे हम एनी नॉर्म स्पेस लेके चल रही हाँ। है। लेकिन मैम बाद में मतलब वहीं पे हम बोल सकते थे ना कि जैसे यहाँ पर हिल्बर्ट स्पेस है तो एनी नॉर्म स्पेस भी वर्क करेगा। हमने ये अलग से ये सब क्यों किया है क्योंकि बाद में बाउंडेडनेस लीनियरिटी ये सब भी दिखा रहे हैं। अच्छा, देखो यहाँ पे हमने जो जो जॉइंट ऑपरेटर डिफाइन किया था लास्ट में, हमने एक डिफाइन किया था फ्रॉम हिल्बर्ट स्पेस, राइट? यहाँ पे हम नॉन स्पेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नॉन स्पेस से हम हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर नहीं देख रहे हैं। सबसे पहले तो हम एडजॉइंट ऑपरेटर किस बात पे देख रहे हैं? y डैश टू x डैश जा रहा है ये, राइट? यस या मैम। तो जो हमने टी ऑपरेटर लिया था, टी अगर x टू y है तो टी क्रॉस जो है y डैश टू x डैश जा रहा है, और वहां पे जो टी स्टार ऑपरेटर था वो कहाँ से कहाँ जा रहा था? H2 to H1। राइट। y टू x लगा लो। ठीक है। तो पहली बात है कि इनकी जो वो है डिफरेंस है इनमें डोमेन में, राइट? जैसे हम आगे अभी जो है आज का जो टॉपिक है मेन वो यही है कि इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें रिलेशन क्या है। ठीक है। तो हमने क्या डिफाइन किया था कि अगर H1 एंड H2 हिल्बर्ट स्पेसेस हैं और T एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, राइट? तो H1 टू H2 T डिफाइन हुआ, तो T स्टार कहाँ से कहाँ डिफाइन हुआ था? H2 टू H1, राइट? अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर H1 का एक डुअल स्पेस है, H2 का एक डुअल स्पेस है, तो H2 टू H1 एक डिफाइन होगा, उसका नाम होगा T क्रॉस, राइट? सो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है? हम सिर्फ उन्हीं स्पेसेस के बीच की बात नहीं कर रहे अब, वो स्पेसेस का काम हो गया। दो स्पेसेस थे, उनके बीच में एक ऑपरेटर था, ओके मैम। उन दोनों के बीच में आ गया। अब उनके हम डुअल स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर डुअल स्पेस अगर लेते हैं हम उनका, तो उनका एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होगा? डुअल स्पेस के करस्पॉन्डिंग, राइट? तो ये डिफरेंस है इनमें। मतलब मैम अब हम एडजॉइंट ऑपरेटर वहाँ पर हम स्पेसेस पे ही निकाल रहे थे एडजॉइंट ऑपरेटर, यहाँ पर हम उनके डुअल ड्यूल स्पेस स्पेसेस पे निकाल देख रहे हैं, रहे एग्जैक्टली। हैं। एंड मैम आपने एक क्वेश्चन करवाया था कि एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई होता था किसी भी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एफ के हाँ। लिए, तो एक्स इज इक्वल्स टू वाई आ जाएगा वहां से। तो मैम ऐसे तो हर बाउंडेड लीनियर फंक्शनल जो होगा वो 1-1 हो जाएगा ना? एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन यस हाँ, मैम। यस मैम। इसमें देख हाइपोथेसिस क्या थी? इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई फॉर एवरी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल, लाइक यस मैम। हाइपोथेसिस में ही दिया हुआ है कि इमेजेस जो हैं वो सेम है हर एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल के लिए। यस मैम। दैट मींस x इक्वल्स टू y होगा। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि हर एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल नॉर्मल वो हो जाएगा 1-1 हो जाएगा, तो वो सिर्फ तभी होगा, 1-1 होने के लिए क्या होना चाहिए? एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई, जहाँ पे x और y के ऊपर वेरिएशन ना हो, राइट? एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई, जब हम 1-1 यस देखते हैं तो मैम। f जो है फिक्स्ड होता है, x एंड y जो है वेरिएबल होते हैं, राइट? जब हम x एंड y 1-1 देखते हैं, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? f वेरिएबल है। यहाँ पे x एंड y यस मैम। वेरिएबल यानी कि हर अब फंक्शन क्लियर। के लिए होल्ड कर रहा है। ओके। ठीक। और कुछ? मैम हमने जो एडजॉइंट ऑपरेटर वाला थ्योरम किया था, उसमें हमने टी लीनियर और बाउंडेड प्रूफ करने के बाद ये बोला है कि फॉर एवरी नॉन जीरो एक्स नॉट इन एक्स देयर एग्जिस्ट्स अ जी नॉट इन वाई डैश।
जी नॉट इन वाई डैश, हाँ हमने बोला था, राइट। मैम तो ये y डैश में क्यों हमें y में लीनियर बाउंडेड फंक्शनल मिल रहा है इससे तो, पर हमने जो बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स का थ्योरम किया था हाँ उसमें हमने बोला था कि फॉर एनी नॉन जीरो x नॉट इन x देयर एग्जिस्ट द बाउंडेड लीनियर फंक्शनल f टिल्डा ऑन x। तो ये कौन, तो मैम फिर यहाँ पर हम इसको, मैम ये एडजॉइंट ऑपरेटर का फर्स्ट थ्योरम है, आफ्टर डेफिनेशन हमने डिफाइन किया उसके बाद जो थ्योरम किया। अच्छा सेक्शन 4.5 होगा फिर ये। यस मैम। डेफिनेशन के बाद हाँ ये थ्योरम थी लीनियर बाउंडेड। हाँ इसमें क्या पूछ रहे थे? मैम इसमें ये लिखा है हमने कि x नॉन जीरो के लिए हाँ हमें एक g नॉट मिल जा रहा है y डैश हाँ में। मैम ये y डैश में क्यों मिल रहा है हमें, क्योंकि हमने थ्योरम तो यही की थी कि हमें x डैश में मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम जो जी नॉट दिख रहे हैं, जो ऑपरेटर्स हैं एडजॉइंट ऑपरेटर टी स्टार के करस्पॉन्डिंग जो जी1 और जी2 हमने लिए हैं, ये वाई डैश में एलिमेंट्स लिए हैं, राइट। जी1 एंड जी2 वाई डैश में है, और यहाँ पे हमने लिखा है सिंस फॉर एवरी नॉन जीरो एक्स, क्योंकि थ्योरम क्या थी, हर एक नॉन जीरो अगर एक्स नॉट बिलोंगिंग्स टू एक्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक टी एक्स नॉट मिल जाएगा वाई में, राइट। एक्स एक्स नॉट करस्पॉन्डिंग टू एक्स है तो उसकी जो इमेज है वो एक वाई में इमेज मिल जाएगी, अगर टी ऑपरेटर एक्स टू वाई है मिल जाएगी, टी एक्स नॉट इज इन वाई। यस मैम। ठीक है, सो टी एक्स नॉट अगर वाई में है तो इसको अगर हम कोई एलिमेंट का नाम दे सकते हैं वाई नॉट, राइट। सो देयरफॉर वाई नॉट बिलोंगिंग्स टू वाई है एंड नॉन जीरो है, बिकॉज एक्स नॉन जीरो है एंड टी ऑपरेटर नॉन जीरो है, तो टी एक्स नॉट नॉन जीरो, दैट मीन्स वाई नॉट एक नॉन जीरो वाई मिल गया हमें, वाई नॉट में वाई में एक नॉन जीरो एलिमेंट मिल गया, सो देयरफॉर एक जी नॉट एग्जिस्ट कर जाएगा सच दैट दिस विल होल्ड। तो इसीलिए यहाँ पे देखो जी नॉट है टी ऑफ एक्स नॉट लिखा है, एट एक्स नॉट नहीं लिखा, टी ऑफ एक्स नॉट लिखा है, बिकॉज यहाँ पे टी हम एक्स नॉट की बात कर रहे हैं, टी ऑफ एक्स नॉट की। मैम ये ओके मैम। एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स के लिए टी एक्स नॉट वाई में बिलोंग करेगा, ये कहाँ पे किया था हमने? टी ऑपरेटर है कोई भी यहाँ पे, राइट, एडजॉइंट ऑपरेटर टी क्रॉस निकाल रहे हैं, तो टी हमने बोला था लीनियर बाउंडेड ऑपरेटर है जो कि डुअल स्पेस में बिलोंग, यस राइट। मैम। सो टी अगर कोई ऑपरेटर है हमारे पास एंड एक्स जो कि एक्स टू वाई जा रहा है, ठीक है, दैट यस मीन्स मैम। एक्स नॉट की एक इमेज तो एग्जिस्ट करेगी ना इसमें, अगर एक एक्स नॉट है तो उसकी एक इमेज एग्जिस्ट करेगी टी ऑफ एक्स नॉट जो कि वाई में होगी। हम इसकी रेंज या कोडोमेन की बात नहीं कर रहे हैं, बस हम ये तो बोल सकते हैं ना कि इसकी जो इमेज जाएगी वो कोडोमेन में जाएगी, ओके। यस ठीक मैम। है। एंड एक्स नॉट नॉन जीरो है, टी नॉन जीरो है, तो वाई नॉट भी नॉन जीरो हो जाएगा। ओके मैम। मैम एक डाउट और हाँ है, रीज थ्योरम फॉर फंक्शनल्स ऑन सीएबी में। क्या बोलो? मैम उसमें जो हमने W को ऑफ बाउंडेड वेरिएशन प्रूफ करने के लिए समेशन को लेस देन इक्वल टू नॉर्म एक्स प्रूफ किया है ना, हम्म, उसके मैम लास्ट 1 to 6 में समझ नहीं आ रहा है कि वो 1 कैसे हुआ वो समेशन। ये यस मैम। तो यहाँ पे ये क्लियर है कि एफ लीनियर है, तो यहाँ तक की वैल्यूज आ गई, और इसके बाद हमने श्योर्स इनइक्वालिटी लगाई, सो ये नॉर्म ऑफ एफ टिल्डा इनटू नॉर्म ऑफ दिस हो गया, यस ठीक मैम। है। इसके बाद इसमें जब हम इसको ओपन कर रहे हैं, सो नॉर्म ऑफ एफ तो एज इट इज है, इसमें देखते हैं ये एक्स जेस क्या है। हमने ऊपर डिफाइन किया था एक्स टी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस डिफाइन किया था ना, एक्स टी जे को तो हमने एक्स जे डिनोट कर दिया था, राइट। एंड एक्स जे हमने क्या डिनोट किया था, एक्स टी अगर कुछ भी ले रहे हैं तो वो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है, राइट। अगर ए टू ई में बिलोंग करेगा तो 1 आएगा, वरना 0 आएगा, राइट। तो यहाँ पे हर एक यस प्रॉपर्टी में हम हर एक में वही यूज कर रहे हैं कि दैट वुड बी इक्वल्स टू। नाउ नॉर्म ये इसका 1 क्यों होगा, बिकॉज हर एक डेफिनेशन अगर टी जो है अगर ए बी में बिलोंग कर रहा है, सो कोई भी इंटरवल अगर देख रहे हैं हम, मान लो जे इंटू जे माइनस वन इंटरवल देख रहे हैं, जे माइनस वन टू जे इंटरवल देख रहे हैं, राइट। तो इस केस में सिर्फ एक एक्स टी है जो पॉजिटिव जो नॉन जीरो होगा, बाकी सारे एक्स तो इसमें जीरो हो जाएंगे ना। इसमें सिर्फ एक्स जे माइनस वन जो है वो वाला नॉन जीरो होगा, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है ना एक्स। तो अगर इंटरवल में टी बिलोंग कर रहा है तभी वो नॉन जीरो होगा, वरना हर एक केस में जीरो हो जाएगा, राइट। सो अगर इंटरवल में फंक्शन बिलोंग कर रहा है, सो ये जितनी जितनी भी टर्म्स हैं एक्स वन टू एक्स जे,
इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म जो है वो नॉन जीरो होगी और उसका भी नॉर्म 1 होगा, बिकॉज हमने xj की जो डेफिनेशन ली थी दैट वाज कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन सिर्फ एक ही पॉइंट पे नॉन जीरो हो सकता है, बाकी पॉइंट पे जीरो होगा, राइट क्योंकि यहाँ पे हम किस पॉइंट पे देख रहे हैं, एट u, एंड u क्या है, एक एलिमेंट जो a टू t बिलोंग करता है, राइट तो एक ही अगर एलिमेंट u देख रहे हैं तो मान लो एक x1 है, एक x2 है, एक x3 है, so that means a1 to 1 आएगा, a1 to 2 आएगा। हर एक केसेस में जब हम जो भी इंटरवल लेते जाएंगे सिर्फ एक केस में वो 1 आएगा, राइट बाकी सारे केसेस में 0 आ जाएगा। यही तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की प्रॉपर्टी थी, राइट तो इस प्रॉपर्टी को हमने इसमें यूज किया है कि सिर्फ एक एक जो है वो पॉजिटिव होगा इस केस में, एंड एप्सिलॉन जो थे वो एप्सिलॉन j, दैट वाज दिस, राइट एंड इसका जो नॉर्म है ये हम ऑलरेडी प्रूफ निकाल चुके हैं, e to the power something is equals to 1 and this e to the power minus iota theta if non zero, and e to the power iota theta का नॉर्म क्या होता है, 1 मॉड्यूलस। तो यहाँ से आया कि this mod zeta j is equals to 1, आगे चलेगा क्या, तो यहाँ से आया कि मॉड एप्सिलॉन j जो है वो 1 है हर एक के लिए, राइट एंड बाय डेफिनेशन जिस जो भी j हम कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ उस केस के लिए सिर्फ एक केस के लिए इनमें से एक xj जो है वो नॉन जीरो होगा, बिकॉज अगर j हम कंसीडर कर रहे हैं ये xj है हर एक j के लिए, j इज इक्वल टू 2 लिया हमने, राइट सो इस इंटरवल में बिलोंग करेगा j माइनस 1 में और j माइनस 1 में, राइट सो xj की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1, एंड xj माइनस 1 की भी वैल्यू 1 आएगी क्योंकि j माइनस 1 भी इंटरवल में बिलोंग कर रहा है और j भी बिलोंग कर रहा है, राइट सो दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 1, तो ये पूरा समेशन में ये सारी चीजें जीरो हो जाएंगी हर एक j के लिए, राइट क्लियर है ये, यस मैम। ठीक है हर एक j के लिए ये जीरो हो जाएंगे, एंड जैसे ही x1 देखेंगे ये सिर्फ x1 एक बचेगा एंड जिसका नॉर्म जो है वो 1 होगा, एंड एप्सिलॉन 1 का जो नॉर्म है वो ऑलरेडी 1 है, राइट सो देयरफॉर ये 1 आ गया यहाँ पे। ओके मैम। और कोई डाउट, सो लेक्चर शुरू करें आज का, राइट सो विल बी डिस्कसिंग रिलेशन बिटवीन एडजॉइंट ऑपरेटर जो हमने टी क्रॉस डिफाइन किया है एंड द हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर जो टी स्टार हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, राइट सो अकॉर्डिंग टू दैट अगर h1 एंड h2 दो हिल्बर्ट स्पेसेस हैं, राइट सो नॉर्म स्पेसेस के लिए वो होल्ड कर रही है, राइट जो हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर जो एडजॉइंट ऑपरेटर टी क्रॉस है ये नॉर्म स्पेसेस के लिए होल्ड कर रहा है, राइट एंड अभी तक हमने ये प्रूव नहीं किया है कि अगर h1 हिल्बर्ट स्पेस है तो h1 डैश जो है वो भी एक हिल्बर्ट स्पेस होगा, राइट हमने सिर्फ ये पता है कि एक नॉर्म स्पेस होगा जिसका नॉर्म गिवन है, ऑलरेडी हम ट्यूट में प्रूव कर चुके हैं कि ये h1 जो है वो भी हिल्बर्ट स्पेस होगा h1 डैश, लेकिन अभी के लिए थ्योरेटिकली हमने नहीं किया है, राइट सो हमें अभी h1 डैश और h2 डैश दोनों के दोनों नॉर्म स्पेसेस हैं और नॉर्म स्पेसेस के ऊपर ऑपरेटर कौन सा डिफाइंड होगा, टी क्रॉस, राइट सो देयरफॉर एडजॉइंट ऑपरेटर जो हमारा है वो कैसे डिफाइंड होता है, टी क्रॉस ऑफ जी के ऊपर अप्लाई होगा बिकॉज इसकी डोमेन एक फंक्शनल आएगा, राइट t क्रॉस ऑफ g इज इक्वल्स टू f ऑफ x, f ऑफ x को कैसे गिवन कर सकते हैं, f ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ dx, राइट यही डेफिनेशन थी इसकी क्रॉस ऑपरेटर की। नाउ f एंड g यहाँ पे क्या है, फंक्शनल्स हैं हिल्बर्ट स्पेसेस पे, राइट सो फंक्शनल्स हैं हिल्बर्ट स्पेसेस पे देयरफॉर उनकी रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट कर जाएगी, राइट सो देयरफॉर f ऑफ x को हम लिख सकते हैं इनर प्रोडक्ट x कॉमा x नॉट एंड g ऑफ y को लिख सकते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ y कॉमा y नॉट, करेक्ट एंड नाउ f एंड g जो है हिल्बर्ट स्पेसेस हैं लेकिन डिफाइन किस किस अलग अलग स्पेसेस पे है, राइट सो देयरफॉर यहाँ पे x नॉट जो है वो h1 पे है एंड y नॉट जो है वो h2 में है, एंड रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम यहाँ से क्या कहती है कि नॉर्म ऑफ f वुड बी इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x नॉट एंड नॉर्म ऑफ g वुड बी इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ y नॉट, राइट एंड दीज आर यूनिकली डिटरमाइंड। अब इसके बाद हम क्या प्रूव करना क्या चाह रहे हैं कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, ठीक है रिलेशन के लिए हमें ये मैपिंग चाहिएगी h1 डैश टू और h2 टू h2 डैश, राइट तो इन मैपिंग्स को मान लो हमने डिफाइन किया a1 एंड a2, राइट कि डुअल स्पेस से स्पेस पे एलिमेंट जो मैपिंग जा रही है दीज आर a1 एंड a2, ठीक है देन हमने क्या किया
डुअल स्पेस से एलिमेंट जा रहा है, दैट मींस इसकी डोमेन में एलिमेंट क्या होगा, एफ फंक्शनल टाइप का, सो a1 ऑफ f, एंड हमने मैपिंग कैसे डिफाइन किया, दिस गोज टू x नॉट, राइट। ये x नॉट यूनिकली डिटरमाइंड था हर एक f के लिए, राइट। सो देयरफॉर हम a1 ऑफ f इज इक्वल्स टू x नॉट डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली a2 मैप को हम डिफाइन कर सकते हैं a2 ऑफ g इज इक्वल्स टू y नॉट, राइट। सो दीज मैपिंग्स वो जो है वो बाइजेक्टिव होंगी एंड आइसोमेट्रिक होंगी। आइसोमेट्रिक क्यों होंगी, सिंस नॉर्म ऑफ a1f निकालेंगे जब हम, दैट वुड बी इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x नॉट, एंड नॉर्म ऑफ x नॉट और नॉर्म ऑफ f रिप्रेजेंटेशन थ्योरम से हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि ये सेम होंगे, राइट। सो देयरफॉर सिमिलरली a2 के लिए प्रूव कर सकते हैं, राइट। सो देयरफॉर ये आइसोमेट्रिक होंगे एंड बाइजेक्टिव प्रूव करना इनको इजी है, राइट। नाउ नेक्स्ट हम प्रूव कर रहे हैं कि जो ऑपरेटर्स हैं a1 एंड a2 ये कॉन्जुगेट लीनियर भी हैं, राइट। कॉन्जुगेट लीनियर मतलब सेकंड टर्म के करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, राइट। सो उसके लिए हम कंसीडर करते हैं f1x कोई मैपिंग है हमारे पास इन अ प्रोडक्ट x, x1 एंड f2x है x, x2, राइट। सो अगर इसको कॉन्जुगेट लीनियर प्रूव करना है तो हम कंसीडर करेंगे a1 ऑफ अल्फा f1 प्लस अल्फा बीटा f2, राइट। तो ये बाय डेफिनेशन a1 की डेफिनेशन क्या थी, a1 ऑफ f गोज टू x नॉट, और ये x नॉट कहाँ से आ रहा था, f की रिप्रेजेंटेशन से, राइट। सो देयरफॉर यहाँ पे सिमिलरली अल्फा f a1 ऑफ दिस वो कहाँ पे जाएगा, इसकी रिप्रेजेंटेशन में। नाउ रिप्रेजेंटेशन के लिए पहले हमें ये फंक्शन चाहिएगा, कैसे निकलेगा, राइट। सो देयरफॉर अल्फा f1 प्लस बीटा f2 ऑफ x निकालते हैं हम, दैट वुड बी इक्वल्स टू f1 एंड f2 दोनों के दोनों लीनियर फंक्शंस हैं, राइट। सो देयरफॉर दैट वुड बी इक्वल्स टू अल्फा f1 प्लस बीटा f2, f1 ऑफ x क्या है, इनर प्रोडक्ट x1 x2 एंड f2 इज इनर प्रोडक्ट x x2, राइट। सो दोनों में अगर हम कंसीडर करेंगे इनर प्रोडक्ट में, जब इसको सेकंड एलिमेंट पे लेके जाएंगे तो कॉन्जुगेट अंदर आएगा, राइट। सो देयरफॉर दिस हमने निकाल लिया a1 ऑफ अल्फा f1 प्लस बीटा f2 निकालना था, दैट वुड बी इक्वल्स टू f का इनर प्रोडक्ट हम जब निकाल रहे थे तो x, x नॉट आ रहा था, राइट, f की रिप्रेजेंटेशन में। तो देयरफॉर अगर अल्फा f1 प्लस बीटा f2 का रिप्रेजेंटेशन निकाल रहे हैं तो वो सेकंड एलिमेंट आ रहा है, तो इसकी वैल्यू जो है वो ये सेकंड एलिमेंट ही आएगी, अल्फा बार x1 प्लस बीटा बार x2, and now that is equals to x1 को क्या लिख सकते हैं, a1 of f1 plus a1 of f2, and hence a1 is conjugate linear. Similarly हम इसको प्रूव कर सकते हैं a2 को कि वो भी conjugate linear होगा, right. And now हम composition define करते हैं t star, that is from t star क्या है मैपिंग a1 t star a2 inverse, यहाँ से h1 से मैपिंग शुरू की हमने a1 को, देन टी स्टार मैपिंग एंड a2 इनवर्स, ठीक है। तो वही मैपिंग आ जाएगी t क्रॉस, राइट। टी क्रॉस मैपिंग कहाँ से कहाँ थी, h2 स्टार से, तो अगर इसमें हम a2 इनवर्स लेंगे तो वो आ जाएगा h2 टू h2 डैश, t क्रॉस दिस फ्रॉम दिस एंड दिस फ्रॉम दिस, राइट। सो इस मैपिंग से हमने डिफाइन की मैपिंग t स्टार इज इक्वल्स टू a1 t क्रॉस a2 स्टार, राइट। जो मैपिंग आएगी दैट वुड बी फ्रॉम h2 टू h1, एंड डिफाइन कैसे की है, t स्टार ऑफ y नॉट, t स्टार की जो मैपिंग डोमेन है दैट इज फ्रॉम h2, सो y नॉट एलिमेंट आएगा, एंड जो कोडोमेन आ रही है वो h1 है, तो एलिमेंट को हमने डिफाइन किया h1 का, दैट इज x नॉट। हमने डिफाइन की मैपिंग t स्टार ऑफ y नॉट इज इक्वल्स टू x नॉट। अब हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो t स्टार मैपिंग है ये लीनियर है, क्यों, क्योंकि a1 a2 कॉन्जुगेट लीनियर है, राइट, एंड टी स्टार जो है टी क्रॉस वो एक लीनियर ऑपरेटर आएगा। सो हम इजीली प्रूव कर सकते हैं कि इनका जो कंपोजिशन आ रहा है ये लीनियर है, ठीक है। एंड बाय डेफिनेशन हम अगर निकालते हैं tx ऑफ y नॉट इन अ प्रोडक्ट, दैट वुड बी इक्वल्स टू g ऑफ tx बाय इक्वेशन 1 जो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ये रहा, g ऑफ y इज इक्वल्स टू इन अ प्रोडक्ट ऑफ y कॉमा y नॉट। तो अगर हम t ऑफ x कॉमा y नॉट निकाल रहे हैं सो दैट वुड बी इक्वल्स टू g ऑफ tx, राइट। तो यहाँ से इन अ प्रोडक्ट t ऑफ x कॉमा y नॉट इज इक्वल्स टू g ऑफ tx, एंड g ऑफ tx क्या है, f ऑफ x, ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, एंड f ऑफ x की रिप्रेजेंटेशन क्या है, इन अ प्रोडक्ट x कॉमा x नॉट, राइट। एंड x नॉट को हम कैसे लिख सकते हैं, x नॉट इज t स्टार ऑफ y नॉट, अभी डिफाइन किया हमने ऑपरेटर से। सो यहाँ से हमारे पास क्या आया, इन अ प्रोडक्ट tx कॉमा y नॉट इज इक्वल्स टू दिस, हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर की डेफिनेशन आ गई। So that means हमने यहाँ पे जो ऑपरेटर टी स्टार डिफाइन किया है वो और कुछ नहीं हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर ही है, राइट। सो देयरफॉर इनके बीच में जो हमारे पास रिलेशन आई वो क्या आई, ये
कि हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर को इस कंपोजिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। कंपोजिशन में A1 एंड A2 इनवर्स जो मैपिंग है वो डुअल स्पेस टू स्पेस की मैपिंग है, एंड T क्रॉस जो है वो डुअल स्पेस टू डुअल स्पेस की मैपिंग है, राइट। तो रिलेशन आ गया कि हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर और जो नॉर्मल एडजॉइंट ऑपरेटर हमने डिफाइन किया है उसमें क्या कॉमन क्या है या उनको कैसे रिलेट कर सकते हैं, ये क्लियर है। नेक्स्ट सेम थिंग इज कि अगर Rn का एक बेसिस हमें गिवन है और एक लीनियर ऑपरेटर हमें Rn पे दिया हुआ है, तो इसका एडजॉइंट ऑपरेटर जो है उसको कैसे लिख सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। क्योंकि सिमिलरली हमने देखा था कि अगर बेसिस Cn में दिया हुआ है और लीनियर ऑपरेटर Cn में डिफाइंड है, तो उसका एडजॉइंट ऑपरेटर हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर क्या आता था, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। सिमिलरली रियल में ये होल्ड कर रहा है, राइट। अब डिफरेंसेस देखना है कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है, कैसे कैसे अलग है, ठीक है। एडजॉइंट ऑपरेटर टी क्रॉस और हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर टी स्टार। सबसे पहले टी क्रॉस जो है वो डिफाइंड है डुअल ऑफ द स्पेस पे, ठीक है। एंड टी स्टार जो है वो डायरेक्टली स्पेस पे ही डिफाइन था, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना। टी क्रॉस के लिए जब हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, दैट वाज अल्फा टी क्रॉस इज इक्वल्स टू अल्फा इनटू टी क्रॉस, राइट। स्केलर मल्टीप्लीकेशन होल्ड कर रही है, जबकि हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर के लिए कॉन्जुगेट था स्केलर मल्टीप्लीकेशन में, राइट। सो सेकंड डिफरेंस आ गया। एंड थर्ड थिंग इज, अगर फाइनाइट डायमेंशन का केस देखते हैं जैसे Rn दिखा था, तो टी क्रॉस इज रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, राइट। फाइनाइट डायमेंशन के केस में टी क्रॉस जो है ट्रांसपोज आ जाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट नहीं आएगा। अल्फा अगर स्केलर मल्टीप्लीकेशन देख रहे हैं तो अल्फा बाहर आ रहा है, इसका कॉन्जुगेट नहीं, राइट। तो देयरफॉर इसमें कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ना होके मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ ट्रांसपोज होगा, जबकि जब हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर देखते थे उसमें क्या था, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। डिफरेंसेस क्लियर है। नेक्स्ट इज reflexive spaces, section 4.6. सेक्शन 4.5 क्लियर है। हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर और एडजॉइंट ऑपरेटर में डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटीज क्या है या कैसे रिलेटेड है वो, राइट। नेक्स्ट हम डिफाइन कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव स्पेसेस। अगर तुम्हें याद हो सेक्शन 2.9 और 2.10 में हमने जब डुअल स्पेसेस डिफाइन किया था, देन हमने स्पेस डिफाइन किया था रिफ्लेक्सिव स्पेस क्या होता है, राइट। तो उसके लिए हमने क्या डिफाइन किया था, पहले नॉर्म स्पेस था, देन इसका डुअल स्पेस निकाला एंड उसका सेकंड डुअल स्पेस निकाला, राइट। देन हमने एक फंक्शनल निकाला था, वी डिफाइन अ फंक्शनल gx on x dash by choosing such that gx of f is equals to f of x where gx is linear, right। ये हमने मैपिंग डिफाइन की थी एंड gx को हमने बाउंडेड भी प्रूव किया था, दैट मींस gx वाज मैप इन x डबल डैश। देन उसके बाद अगर याद हो तो हमने एक कैनोनिकल मैपिंग डिफाइन की थी x to x dash such that x goes to gx, राइट। तो ये मैपिंग को हमने बोला था ये कैनोनिकल मैपिंग होती है, एंड दिस कैनोनिकल मैपिंग जो है आइसोमॉर्फिज्म होगी फ्रॉम x टू रेंज ऑफ c, राइट। यहाँ पे x टू पूरा डुअल स्पेस नहीं था सेकंड डुअल, बल्कि रेंज था। एंड देन वी सेड कि इफ दिस रेंज जो है, रेंज अगर इक्वल हो जाती है देन उसको रिफ्लेक्सिव मैप बोलते हैं, राइट। तो फर्स्ट हमें प्रूव क्या करना है कि आइसोमॉर्फिज्म है, ये आइसोमॉर्फिज्म हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। आइसोमॉर्फिज्म के लिए क्या चाहिए होता है हमें प्रूव करना, लीनियर है, इंजेक्टिव है, आइसोमेट्रिक है, राइट। क्योंकि x टू आर सी जो जा रहा है वो ऑब्वियसली ऑन टू तो होगा ना, क्योंकि रेंज में कंसीडर कर रहे हैं हम सिर्फ, राइट। सो देयरफॉर व्हाट वी कंसीडर इज लीनियर एंड इंजेक्टिव एंड आइसोमेट्रिक दिखाना है। तो लिनियरिटी के लिए हम ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि सी मैप जो है लीनियर होता है। देन c of alpha x plus beta y अगर f कंसीडर कर रहे हैं ऑन द फंक्शनल f, देन c की डेफिनेशन से दिस वुड बी gx of f, एंड gx of f इज नथिंग बट f of xy, एंड f जो है ऑलरेडी लीनियर फंक्शनल है, बाउंडेड है, सो देयरफॉर लिनियरिटी विल होल्ड, राइट। एंड देन अगर हम कंसीडर करते हैं नॉर्म ऑफ cx, दैट वुड बी नॉर्म ऑफ gx, राइट। एंड नॉर्म ऑफ gx इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे, because norm of gx कैसे निकालते थे, that would be supremum of modulus gx of f upon norm of f, and gx of f क्या था, modulus of fx, this would be upon norm of f, and this value is nothing but norm of x,
राइट। लास्ट क्लास में हम प्रूव कर चुके हैं कि नॉर्म ऑफ एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं व्हेन सुप्रीमम इज टेकन ओवर और फंक्शनल्स, राइट। सो देयरफॉर नॉर्म ऑफ gx इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x, एंड नॉर्म ऑफ x हमारे पास लेस देन इंफिनिटी है, राइट। सो देयरफॉर gx इज बाउंडेड, राइट। सो देयरफॉर नॉर्म ऑफ cx यहाँ से क्या आ गया, नॉर्म ऑफ x, अभी हमने प्रूव किया। सो देयरफॉर c इज आल्सो आइसोमेट्रिक, राइट। एंड आइसोमेट्री है तो दैट इंप्लाइज इंजेक्टिविटी भी हो जाएगी, therefore C is bijective mapping and isometric, so therefore C to RC जो है एक आइसोमॉर्फिज्म है, राइट। एंड हमने बोला था देन अगर ये आइसोमॉर्फिज्म हो जाता है देन हम बोलते हैं कि X स्पेस जो है दैट इज एम्बेडेबल इन X डबल डैश, एंड C को क्या बोलते हैं, कैनोनिकल एम्बेडिंग भी बोल सकते हैं, राइट। एंड C जो है हमने ऑलरेडी बोला था कि C विल नॉट बी सर्जेक्टिव, जो रेंज होगी दैट वुड बी अ प्रॉपर सबस्पेस ऑफ X डैश। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज रिफ्लेक्सिव स्पेस कब कहते हैं, इफ रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन हो जाती है, राइट। अगर मैपिंग जो C है वो सर्जेक्टिव मैपिंग हो जाती है, ऑन टू मैपिंग हो जाती है, then the norm space X is called reflexive mapping, right? If X is reflexive, अगर reflexive हो जाता है that means mapping onto है, then it would be isomorphic with X double dash, right? Converse does not hold, but this holds. ये clear है, इतना हम already पढ़ चुके हैं and next हम already define भी अभी कर चुके हैं। इतने में कोई doubt हो तो पूछो। चलो नेक्स्ट हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, थ्योरम। थ्योरम सेज दैट अगर एक नॉर्म स्पेस एक्स रिफ्लेक्टिव है देन इट इज कंप्लीट, राइट। मतलब रिफ्लेक्सिव होने से बनाक स्पेस हो जाएगा। फॉर द बनाक स्पेस ओनली रिफ्लेक्सिविटी इज नीडेड, कंप्लीटनेस, राइट। चैप्टर 2 में हमने थ्योरम की थी द डुअल स्पेस ऑफ अ नॉर्म स्पेस इज अ बनाक स्पेस वेदर और नॉट एक्स इज, राइट। सो देयरफॉर सिंस एक्स डबल डैश जो है वो डुअल स्पेस है एक्स डैश का, इट वुड बी कंप्लीट, राइट। क्योंकि थ्योरम क्या थी कि डुअल स्पेस ऑफ अ नॉर्म स्पेस इज अ बनाक स्पेस, एंड यहाँ पे डुअल एक्स डबल डैश जो है वो डुअल स्पेस किसका है, एक्स डैश का, एंड हेंस इट वुड बी कंप्लीट, राइट। रिफ्लेक्सिविटी होने का मतलब क्या है, रेंज इज इक्वल्स टू एक्स डबल डैश होना चाहिए, दैट मीन सी को आइसोमॉर्फिज्म होना चाहिए। नाउ सिंस एक्स डबल डैश कंप्लीट है, एक्स स्पेस को भी कंप्लीट होना चाहिए, राइट। आइसोमॉर्फिज्म में कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी प्रिजर्व होती है, so therefore x is complete। ये क्लियर है। Yes, ma'am. Now converse of this theorem is what we are saying is that converse is not true, right? That means a complete norm space and that means Banach space है need not be reflexive। Example है L1, L1 complete space है but not reflexive क्योंकि इसका dual space is L infinity which is not equals to L1, right? And L1 का dual space is L infinity, we have already proved, right? Next theorem which says that every finite dimensional norm space is reflexive, right? So for that let us assume that dimension of x is less than infinity, that is finite. Now we have done a theorem which says that every linear functional on x is bounded। अगर finite dimension का space है तो उसके ऊपर हर एक linear space जो है वो bounded होगा, that is what we have done, right? And x dash would be equals to x का adjoint, that is also we have done, right? Sorry। एंड ये x स्टार क्या था, रिफ्लेक्सिव अल्जेब्राइकली रिफ्लेक्सिव स्पेस, एंड दैट मींस हर एक फाइनाइट डायमेंशन का नॉर्म स्पेस जो है सिंस रिफ्लेक्सिव होता है, x जो है अल्जेब्राइकली रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि x फाइनाइट डायमेंशन का स्पेस है, राइट। सो दैट मींस x रिफ्लेक्सिव होगा, एंड रिफ्लेक्सिव होने का मतलब जो है x वुड बी आइसोमॉर्फिक टू x डबल स्टार, राइट। और x डबल स्टार इज नथिंग बट x डैश, इसको हम डिनोट कर रहे हैं x डबल डैश को x, so therefore x is nothing but x डबल डैश। ये क्लियर है। फाइनाइट डायमेंशन में algebraically reflexive was this space x dash, right? हमने जब उसमें डिफाइन किया था फाइनाइट डायमेंशन में, we had considered was algebraically reflexive space, right? so algebraically reflexive का होने का मतलब क्या था कि x dash is equals to x star है and x is isomorphic to this हो जाएगा x double star। and now since finite dimension है तो algebraically reflexive और reflexive same होते हैं, that means x double dash is equals to x dash, right? now examples of reflective spaces, कौन कौन से spaces या कैसे spaces reflexive हैं, so that is LP space with P,
NEP 1 to infinity and capital LP space from A to B but P to infinity. These both are reflexive spaces. And reflexive spaces प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए सिर्फ कि LP का जो डुअल सेकंड डुअल स्पेस है that would be equals to LP, राइट? तो उसको प्रूव करने के लिए देखो LP के लिए इजी है. LP का जो डुअल स्पेस हमने निकाला था, राइट, that was equals to LQ, right, when P and Q are conjugate, right? तो LQ का जो जब हम डुअल स्पेस निकालेंगे that would be equals to LP also because Q का conjugate P ही होगा. So therefore LP का डबल डुअल स्पेस जो आएगा that would be LP, right? So therefore ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा. इजी है इसको प्रूव करना. Next is non-reflexive spaces. Non-reflexive spaces is L1 and L infinity. क्यों? L1 का जो डुअल स्पेस था that was L infinity, राइट? Ln infinity का जो डुअल है वो भी निकाल सकते हैं हम. that would not be equals to L1, right? सुपर स्पेस हो जाएगा वो, right? So therefore these are the examples of non-reflexive spaces. Next is theorem which we have already proved in TUT also, that every Hilbert space is reflexive. Reflexive space होने के लिए हमें क्या प्रूव करना है कि H जो है वो H डैश के आइसोमॉर्फिक है, राइट? और जो कैनोनिकल एम्बेडिंग होगी वो या फिर ये प्रूव कर सकते हैं जो कैनोनिकल मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं वो ऑन टू होगी, राइट? तो हिल्बर्ट स्पेस को रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए, ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं ट्यूट में, सो विल जस्ट ओवर इट. सी मैपिंग जो हमें चाहिए होती है वो H to H डबल डैश चाहिए होती है, कैनोनिकल मैपिंग, राइट? सो हम डायरेक्ट ना जाके हम क्या जा रहे हैं, H डैश टू H जा रहे हैं, H to H डैश जा रहे हैं, राइट? एंड देन H डैश टू H डबल डैश जा रहे हैं, राइट? तो फॉर उसके लिए first we are considering a mapping A that is from H dash to H defined by AF is equals to Z, क्योंकि डोमेन में क्या आएंगे, फंक्शनल्स आएंगे, राइट? एंड इसको जब हम डिफाइन कर रहे हैं AF is equals to Z, then Z जो यहाँ पे है that is nothing but जो रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम में वो आया था, क्योंकि F जो है एक फंक्शनल है तो उसकी रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम एग्जिस्ट करेगी, रीज रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट करेगी एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ x, Z, राइट, विद नॉर्म ऑफ F इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ Z. सो हमने AF को क्या डिफाइन किया, वो एलिमेंट Z जो इसकी रिप्रेजेंटेशन में आ रहा था, राइट? देन वी कैन प्रूव दैट कि A जो है वो बाइजेक्टिव मैप होगा एंड कॉन्जुगेट लीनियर होगा. बाइजेक्टिव क्यों होगा? क्योंकि हर एक अगर F बिलोंगिंग्स टू H डैश देख रहे हैं तो ये FZ इज इक्वल्स टू दिस, जो इसकी रिप्रेजेंटेशन आ रही है दैट इज यूनिकली डिटरमाइंड, राइट? हर एक Z F के ऊपर डिपेंड होगा एंड दैट इज वुड बी यूनिकली, सो बाइजेक्टिव इजीली हो जाएगा. कॉन्जुगेट लीनियर के लिए हमें क्या चाहिए, अल्फा F1 प्लस बीटा F2, ए ऑफ दिस चाहिए. एंड लास्ट थ्योरम में हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये जो ए मैपिंग है वो कॉन्जुगेट लीनियर है, राइट? एंड नेक्स्ट आइसोमेट्री. आइसोमेट्री भी सिमिलर तरीके से डिफाइन होगी बिकॉज हमें नॉर्म ऑफ AF चाहिए एंड नॉर्म ऑफ AF इज नथिंग बट नॉर्म ऑफ Z, क्योंकि AF इज इक्वल्स टू Z था एंड नॉर्म ऑफ Z हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ F, राइट? सो आइसोमेट्री भी हो गई. ऑल्सो H डैश जो स्पेस है वो कंप्लीट स्पेस होगा, क्यों? क्योंकि डुअल ऑफ ए नॉर्म स्पेस इज कंप्लीट, राइट? एंड एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो नॉर्म स्पेस है, राइट? सो देयरफॉर ये डेफिनेशन, ये दोनों थ्योरम्स रिजल्ट्स यूज करके H डैश हमारे पास एक कंप्लीट स्पेस आ जाएगा. नाउ अब हमें प्रूव क्या करना था कि ये हिल्बर्ट स्पेस है, राइट? हिल्बर्ट रिफ्लेक्सिव स्पेस है, सॉरी. रिफ्लेक्सिव स्पेस होने के लिए H डैश जो है एक हिल्बर्ट स्पेस आ गया हमारे पास क्योंकि कंप्लीट स्पेस है, राइट? एंड नॉर्म स्पेस है तो इसके ऊपर इनर प्रोडक्ट भी डिफाइन होगी, राइट? एंड इनर प्रोडक्ट कौन सी डिफाइन थी, ये हमने ऑलरेडी डिफाइन की थी, दैट नॉर्म ऑफ F1 F2 इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट AF2 एंड AF1, राइट? तो इसको हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है इनर प्रोडक्ट की सेटिस्फाई करेगी. सो देयरफॉर ये H डैश जो आ रहा है ये हिल्बर्ट स्पेस आ रहा है जिसका इनर प्रोडक्ट डिफाइंड है बाय इक्वेशन 2, करेक्ट? नाउ नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं C फ्रॉम H टू H डैश विद द कैनोनिकल मैपिंग. प्रूव क्या करना है हमें कि ये सर्जेक्टिव होती है क्योंकि आइसोमेट्रिक एंड वो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, लीनियर मैपिंग है, राइट? तो सर्जेक्टिव के लिए हमें क्या चाहिए, एक एलिमेंट चाहिए H डबल डैश का. So let G belongings to H double dash be arbitrary. Now G अगर H double dash में है तो इसकी रीज रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट करेगी. रीज रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, G of F can be written as inner product F comma F naught,
यहाँ पे एफ नॉट जो है दैट इज यूनिकली डिटरमाइंड बाय जी एंड इनका नॉर्म इक्वल है, राइट। नाउ इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ कॉमा एफ नॉट कैन बी रिटन एज यूजिंग इक्वेशन 2। एफ कॉमा एफ नॉट का अगर इनर प्रोडक्ट निकालते हैं दैट वुड बी इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ ए एफ नॉट कॉमा एफ, राइट। एंड ए एफ नॉट जो है उसको हम डिफाइन करते हैं अगर x से ए एफ इज इक्वल्स टू z ऑलरेडी था, सो दैट इज इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा z and therefore that is equals to f of x. So right, so gf is equals to f of x, right? So that means g is equals to cx. cx की definition क्या थी? c of x is equals to gx होना चाहिए and gx की definition क्या थी? अभी हमें canonical map define किया था c mapping. तो इसमें जो g जा रहा था c जा रहा था that was from x to gx, right? and gx की definition क्या थी? gx of f is equals to f of x, right? so therefore जब हमारे पास ये मैपिंग आ रही है ये g of f is equals to f of x आने से हम लिख सकते हैं g is equals to cx हो जाएगा, by definition of c हम लिख सकते हैं, right? so therefore now since g जो है arbitrary element लिया था हमने h डबल डैश का, तो क्या आ गया कि को डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए एक डोमेन में एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएगा, दैट मीन्स ऑन टू हो जाएगा। एंड जैसे ही सी ऑन टू हो गया दैट मीन्स एच जो है वो रिफ्लेक्सिव स्पेस हो जाएगा। एनी डाउट इन दिस? नो डाउट? चलो नेक्स्ट इज वी आर द थ्योरम रिमार्क है जैसे कि if x dash is separable then x is separable space, right? तो अगर dual space हमें separable दिया हुआ है तो मेन स्पेस जो है वो भी सेपरेबल होगा, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बिकॉज कन्वर्स के लिए हम प्रूव कैसे कर सकते हैं कि अगर L1 सेपरेबल है तो इसका डुअल स्पेस क्या आएगा L इंफिनिटी, एंड L इंफिनिटी इज नॉट, बिकॉज L1 जो है L इंफिनिटी सेपरेबल नहीं है, सो देयरफॉर L1 जो आएगा दैट वुड नॉट बी आल्सो रिफ्लेक्सिव, यहाँ से भी प्रूव कर सकते हैं, राइट। एंड ये सेपरेबिलिटी वाली जो कंडीशन है ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि x डैश सेपरेबल है तो x भी सेपरेबल होगा। Next is a theorem which says that a separable norm space X, right? एक separable space है that is norm space with non-separable dual space cannot be reflexive, right? That means कि अगर reflexive map होना चाहिए, so that means separability should be preserved, right? So that means अगर separable norm space X है and mapping reflexive है, ऑन टू मैपिंग है, तो वो सेपरेबिलिटी पे ही जाना चाहिएगा। अगर डुअल स्पेस उसका नॉन सेपरेबल आ जाता है दैट मींस कैन नॉट बी रिफ्लेक्सिव। तो उसको प्रूव करने के लिए लेट अस अज्यूम कि x रिफ्लेक्सिव हो रहा है, x रिफ्लेक्सिव हो रहा है तो दैट मींस ये जो कैनोनिकल मैपिंग है ये सर्जेक्टिव होनी चाहिए एंड लीनियर आइसोमेट्रिक 1 1 ऑलरेडी होती है, दैट मींस आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी c आइसोमॉर्फिज्म होता ही x वुड बी आइसोमॉर्फिक टू x डबल डैश, राइट। एंड x डबल डैश जो है वो सेपरेबल है बिकॉज x सेपरेबल है, राइट। सो देयरफॉर x डैश जो है वो भी सेपरेबल होना चाहिए, बिकॉज अगर z डैश सेपरेबल है तो z को सेपरेबल होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे x डबल डैश सेपरेबल है, दैट वुड इम्प्लाई x डैश इज सेपरेबल, राइट। एंड x डैश इज सेपरेबल इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हम हाइपोथेसिस में ही लेके चले थे कि x डैश जो है नॉन सेपरेबल है, राइट। सो देयरफॉर x कैन नॉट बी रिफ्लेक्सिव। क्लियर है ये? नेक्स्ट वी हैव अ लेमा similar to orthogonality जो हमने देखा था कि if y is a proper closed subspace of a norm space X, right? So proper and closed subspace, and let x naught belongs to x minus y be arbitrary element and delta is equals to this infimum over y tilde where y tilde is in y minus x naught, right? और ये क्या डिनोट करेगा? distance from x to y, right? अगर हम डिस्टेंस देख रहे हैं x to y का, so that नॉर्म की फॉर्म में ये लिखा जाता है that infimum of all distances, right? so that implies अगर ये ऐसा होल्ड कर रहा है x नॉट ये है एंड डेल्टा जो है हम उसको डिस्टेंस से डिनोट कर रहे हैं, so हम क्या कह रहे हैं कि एक f टिल्डा मिल जाएगा हमें डुअल स्पेस में सच दैट f टिल्डा का जो नॉर्म है वो 1 होगा एंड y पे वो वैल्यू 0 देगा, पूरे फंक्शन पूरे स्पेस y पे वैल्यू 0 होगा एंड x नॉट पे वैल्यू क्या देगा? डेल्टा, राइट। सो दैट मीन्स एक फंक्शनल मिल जाएगा विद नॉर्म 1 पूरे स्पेस पे जो 0 होगा एंड स्पेस के बाहर
नॉन जीरो हो जाएगा, राइट। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, लेट अस कंसीडर जो y था वो प्रॉपर क्लोज सबस्पेस लिया था एंड x नॉट जो था वो y में नहीं है, so लेट जो है हमने z स्पेस लिया, that is the spanning set of y and x naught, right? So that's z would be contained in x, right? So अगर हम z belongings to z ले रहे हैं तो उसकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट कर जाएगी, that would be equals to y plus alpha x naught, right? Where alpha is a scalar and y belongs to y. तो यूनिक रिप्रेजेंटेशन क्यों होगी, क्योंकि अगर दो रिप्रेजेंटेशन होती है तो देयरफॉर उससे आ जाएगा हमारे पास y plus alpha x naught should be equals to y1 plus beta x naught. तो यहाँ से y minus y1 एक तरफ लेके जाते हैं एंड अल्फा माइनस बीटा x naught एक तरफ लेके जाते हैं। ये जो टर्म है दोनों इक्वल कब होनी चाहिए, दोनों अलग अलग स्पेसिस में है, एक स्पेसिस में नहीं है, राइट। तो दोनों स्पेसिस में सिर्फ एक कॉमन एलिमेंट है, दैट इज जीरो, राइट। सो देयरफॉर ये दोनों इक्वालिटी जो है इक्वल होगी जब ओनली जीरो होगा, right? So therefore y should be equals to y1 and alpha should be equals to beta, right? So therefore z की जो expression है that should be unique. Now z की एक expression आ गई तो उसके बाद हम क्या define कर सकते हैं, एक functional define कर सकते हैं f from z to k by f of z is equals to f of y plus alpha x naught, right? क्योंकि z की वैल्यू थी y plus alpha x naught एंड इसको हमने डिनोट किया है अल्फा इंटू डेल्टा से। डेल्टा क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द स्पेस x नॉट एंड y, राइट। सो डेल्टा की वैल्यू हमें गिवन है ऑलरेडी। देन हमने डिफाइन किया कि f ऑफ z को हम अल्फा इंटू डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं, राइट। देन हम प्रूव कर रहे हैं कि f जो है एक लीनियर फंक्शनल होगा एंड f जो है नॉन जीरो होगा, बाउंडेड होगा। देन f बाउंडेड होने के बाद क्या हो जाएगा, f बाउंडेड हो गया, नॉर्म ऑफ f निकाल सकते हैं, नॉर्म ऑफ f आ जाएगा हमारे पास 1। देन हैन-बनाक थ्योरम अगर हम लगाएंगे नॉर्म स्पेसिस के ऊपर, सो वो क्या कहता था कि अगर एक प्रॉपर क्लोज सबस्पेस है देन उसकी एक बाउंडेड लीनियर एक्सटेंशन एग्जिस्ट कर जाएगी फ्रॉम x टू k सच दैट दिस विल होल्ड, राइट। सो हमें हैन-बनाक थ्योरम लगानी है फॉर नॉर्म स्पेसिस, उसके लिए हमें क्या चाहिए, f एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल चाहिए, राइट, ऑन अ स्पेस, राइट। सो z उसका एक प्रॉपर सबस्पेस है, f को लीनियर प्रूव करना है तो दैट मीन्स दो एलिमेंट्स लेंगे f ऑफ a z1 प्लस बीटा b z2, दैट वुड बी इक्वल्स टू a z1, z1 की वैल्यू डालेंगे y1 प्लस अल्फा x नॉट, z2 की वैल्यू डालेंगे y2 प्लस बीटा x नॉट, राइट। ये लिनियरिटी इजीली प्रूव हो जाएगी क्योंकि f जो है वो लीनियर है, सॉरी ये लिनियरिटी इजीली प्रूव हो सकती है बिकॉज f की जो वैल्यू आएगी यहाँ से f ऑफ दिस दैट वुड बी इक्वल्स टू अल्फा इंटू x नॉट, राइट। अल्फा क्या था, x नॉट वाला कोफिशिएंट सिर्फ, राइट। सो यहाँ पे x नॉट का कोफिशिएंट क्या है, a अल्फा प्लस b बीटा इनटू डेल्टा, राइट। डेल्टा जो है एक नंबर आएगा क्योंकि डिस्टेंस है, so therefore इसको ओपन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, राइट। सो therefore दिस वुड बी लीनियर। नाउ सिंस y क्लोज्ड है, y ऑलरेडी हाइपोथेसिस में हम लेके चल रहे हैं y भी अ क्लोज्ड प्रॉपर सबस्पेस, राइट। y क्लोज्ड है एंड डेल्टा जो है दैट मींस ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो, एंड डेल्टा जो है ग्रेटर देन जीरो होगा because x नॉट जो एलिमेंट है दैट इज नॉट इन y, so that means x नॉट एलिमेंट और y नॉट स्पेस के बीच में कुछ तो नॉन जीरो डिफरेंस होगा, so therefore डेल्टा नॉन जीरो है, that implies जो फंक्शनल है that will also be नॉन जीरो, राइट। क्योंकि डेल्टा नॉन जीरो है तो हर एक नॉन जीरो अल्फा के लिए हमें एक नॉन जीरो वैल्यू मिल जाएगी, दैट मींस फंक्शन इज नॉन जीरो। नेक्स्ट अगर अल्फा जीरो हो जाता है, हमें अब नॉर्म निकाल रहे हैं, तो नॉर्म निकालने के लिए कंडीशंस चाहिएगी फर्स्ट अल्फा के ऊपर कि अगर अल्फा जीरो हो जाता है then f of z would be coefficient is 0, right? So 0 into delta is 0, right? So that means f of y is equals to 0 for every y. Next अगर कंसीडर कर रहे हैं हम f of x naught को क्या लिख सकते हैं, 0 plus 1 into x naught, so that would be 1 into delta, right? So therefore f of x naught आ गया delta. Now हम प्रूव क्या क्लेम क्या कर रहे हैं कि f bounded है with norm 1, तो उसके लिए what we do is we take an arbitrary z, आर्बिट्री z है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, y प्लस अल्फा एक्स नॉट की फॉर्म में, राइट। अगर अल्फा जीरो है तो दैट मीन्स f ऑफ z जीरो आना चाहिए, अभी हमने प्रूव किया कि अगर अल्फा जीरो है तो f ऑफ z इज जीरो, राइट। सो वी अज्यूम कि अल्फा नॉन जीरो है, तो अगर अल्फा नॉन जीरो है तो मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ z वुड बी मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ y प्लस दिस, एंड इसकी वैल्यू क्या होगी, अल्फा इंटू डेल्टा का मॉड्यूलस, राइट। डेल्टा पॉजिटिव नंबर है तो दैट वुड बी इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ अल्फा इंटू डेल्टा।
नाउ डेल्टा की डेफिनेशन इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट। तो इसमें नाउ दिस होल्ड्स फॉर एवरी y टिल्डा बिलोंगिंग्स टू y, राइट। अगेन y अगर y में बिलोंग कर रहा है, हम ऑलरेडी लेके चल रहे हैं कि ये y जो है y में है, राइट। so therefore this y by alpha minus y by alpha ये भी y में बिलोंग करेगा क्योंकि y एक सब स्पेस था एंड अल्फा स्केलर है, राइट। तो अगर ये हर एक y के लिए होल्ड कर रहा है, दैट मीन्स इनफीमम है, so that means वो पर्टिकुलर एक y के लिए that would be less than equals to, so this is minus y by alpha अगर हमने लिया y टिल्डा को, राइट। तो therefore यहाँ से मॉड्यूलस ऑफ अल्फा को अंदर लेके जाएंगे, so हमारे पास क्या बचेगा, माइनस y माइनस अल्फा x नॉट, राइट। एंड नॉर्म ऑफ दिस इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ z, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि मॉड्यूलस ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ z, दैट मीन्स f इज बाउंडेड एंड हमें प्रूव करना है नॉर्म 1 होगा। यहाँ से नॉर्म ऑफ f क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ दिस क्वांटिटी मॉड्यूलस ऑफ एफ जेड अपॉन नॉर्म ऑफ z, एंड दिस ऑलरेडी यूजिंग दिस इक्वेशन 1 अगर हम इसको कहते हैं, so this is less than equals to 1, right। so therefore norm of f is less than equals to 1। now norm, अब हमें रिवर्स इनइक्वालिटी चाहिए, right। so उसके लिए हम क्या करेंगे, डेफिनेशन ऑफ इनफीमम लगाएंगे। डेल्टा जो है इनफीमम है, राइट। तो इनफीमम क्या कहता है कि अगर एक नंबर किसी इनफीमम के इक्वल है, दैट मीन्स एक सीक्वेंस एग्जिस्ट कर जाएगी सच दैट दिस नॉर्म ऑफ y n माइनस एक्स नॉट वुड कन्वर्ज टू डेल्टा, राइट। नाउ zn जो सीक्वेंस है, yn सीक्वेंस थी सच दैट yn जो है वो x नॉट को yn माइनस एक्स नॉट जो है वो डेल्टा को कन्वर्ट कर रहा था, राइट। तो हमने नेक्स्ट सीक्वेंस ली yn zn विच इज इक्वल्स टू yn माइनस एक्स नॉट, तो f ऑफ z1 वुड बी माइनस डेल्टा क्योंकि कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है, राइट। देन नॉर्म ऑफ f निकालेंगे, दैट वुड बी सुप्रीमम ऑफ मॉड्यूलस ऑफ fz, दिस इज ओवर ऑल z एंड सुप्रीमम है, तो एक पर्टिकुलर z जब हम लेंगे सो दैट would be greater than equals to supremum is greater than equals to एक particular value, right। so modulus of f of zn upon norm of zn, f of zn का modulus is nothing but delta and norm of zn, right। delta upon norm of zn is nothing but delta because zn क्या, norm of zn would be norm of yn minus alpha naught and norm of yn minus alpha naught जो है वो delta को converge कर रहा है, so this would be converging to 1 upon norm of zn that would converge to 1 by delta, so this would be equals to 1। so यहाँ से क्या आया, norm of f is greater than equals to 1, right। तो हमारे पास क्या आ गया, अब एक फंक्शनल आ गया जो कि लीनियर है, बाउंडेड है विद नॉर्म 1, राइट। सो हान-बनाक थ्योरम क्या कहती है कि इसका एक लीनियर एक्सटेंशन मैप मिल जाएगा, एंड एक्सटेंशन कहाँ पे होगा, पूरे स्पेस पे फ्रॉम x to k सच दैट उसकी रेस्ट्रिक्शन जो होगी, अगर z पे रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो f होगा एंड नॉर्म वुड बी इक्वल, राइट। तो नॉर्म इक्वल होने का मतलब नॉर्म ऑफ f टिल्डा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, राइट। रेस्ट्रिक्शन ओवर z इज इक्वल्स टू f होगा, f टिल्डा ऑफ y दैट मींस इक्वल्स टू 0 होगा फॉर हर एक y के लिए, राइट। बिकॉज अगर y जो है z का सबस्पेस था एंड x नॉट जो है वो z में है, y में नहीं है, राइट। सो दैट मींस बाय डेफिनेशन जो f की थी, f के हमने क्या डिफाइन किया था कि f ऑफ दिस एलिमेंट z इज इक्वल्स टू अल्फा इनटू डेल्टा, राइट। तो यहाँ पे y का अगर कोई एलिमेंट ले रहे हैं, अल्फा को अगर 0 ले रहे थे, राइट, अल्फा x नॉट अगर 0 हो जाता तो ये मैपिंग 0 पे जाती, राइट। सो दैट मींस y के हर एक एलिमेंट के ऊपर इमेज 0 जा रही है, राइट। सो हमने यहाँ पे भी प्रूव किया था, सो देयरफॉर ये एक्सटेंशन आ गई, एक्सटेंशन सच दैट y के ऊपर 0 मैप है एंड x नॉट की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा, राइट। ये प्रूफ क्लियर है ये थ्योरम का, कुछ डाउट हो तो इसमें पूछो। नेक्स्ट है क्वेश्चन टाइप्स है कि अंडर द अजम्पशंस ऑफ अबव लेमा प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट अ बाउंडेड लीनियर फंक्शनल h on x such that norm of h is equals to 1 by delta, y पे 0 हो and h of x not is equals to 1, राइट। तो इसमें पूरे प्रूफ में अगर हम h फंक्शन को ले लेंगे f टिल्डा बाय डेल्टा, राइट। प्रूफ करने के बाद h फंक्शन को हम लेते हैं h is equals to f टिल्डा बाय डेल्टा, देन नॉर्म ऑफ h क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ f टिल्डा बाय डेल्टा, राइट। सो नॉर्म ऑफ h वुड बी 1 बाय डेल्टा, h जो है 0 हो जाएगा जैसे जहाँ पे f 0 होगा, एंड f ऑफ x नॉट की वैल्यू जो है दैट वाज डेल्टा, सो h ऑफ x नॉट की वैल्यू वुड बी 1, राइट। तो
इसमें कोई डाउट हो तो पूछो यहाँ तक। एनी डाउट?